नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। आज हम भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट फतेह करने वाली जो थी बछेंद्री पाल जी के बारे में परिचर्चा करेंगे। इनकी शिखर यात्रा, इनका जीवन परिचय एवं इन्होंने अपने जीवन की परिस्थितियों को काटते हुए किस प्रकार इतने बड़े गौरव को प्राप्त किया उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। कैसी भावना थी बछेंद्री पाल की, जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित ओ कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तृणीन हुए उनको प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे कन्ने को नदी पार, मन ही मन में हो रही स्वयं हो गए उनमें ही निराकार, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। तो परिचर्चा होगा। NCERT से बेसिक है, पाठ है बछेंद्री पाल, इनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। उत्तराखंड की परीक्षाओं में विवादित प्रश्न रहा है बहुत बार। इसका सही आंसर, इनका जन्म इन्होंने कब एवरेस्ट फतह किया था उसके बारे में आप इस वीडियो में देखेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार बछेंद्री पाल ने अपने जीवन के छोटे छोटे जो कठिनाइयां थी उनको पीछे छोड़ते हुए इतने बड़े मुकाम पे पहुंची, उसके बारे में परिचर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला, आगे बढ़ते हैं। ये जो चित्र संलग्न है यही हमारी क्या है, बछेंद्री पाल जी हैं। तो आइए जान लेते हैं इनके जन्म परिचय के बारे में। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? चमोली गांव के बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। बछेंद्री अपनी मां हंसा देवी नेगी, ठीक है, और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान थी। इनकी माता का नाम क्या था? हंसा देवी नेगी था। पिता का नाम था किशन सिंह पाल और उनकी क्या थी? तीसरी संतान थी। पिता पढ़ाई का खर्च न उठाने में असमर्थ थे। इनके पिता क्या थे? पढ़ाई के खर्च न उठाने में क्या थे? असमर्थ थे। अतः बछेंद्री पाल को 8वीं से आगे पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई जुटा कर करना पड़ा था। 10वीं पास करने के बाद बछेंद्री पाल के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बछेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी संस्कृत से MA और फिर BEd की शिक्षा हासिल की थी। देखो कितनी विषम परिस्थितियों से आगे बढ़ी है हमारी बछेंद्री पाल, ठीक है। पिता क्या थे? इनकी पढ़ाई के खर्च को उठाने में असमर्थ थे, तो उसके बावजूद भी 8वीं से इन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च क्या खुद जुटाना पड़ा। इन्हें क्या किया? इन्होंने सिलाई कढ़ाई छोटे मोटे से काम किए और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाने लगी थी, ठीक है। और जब ये 10वीं पास करने के बाद क्या हुआ, इनके प्रिंसिपल ने क्या किया, इनके पिता को बोला कि इसकी पढ़ाई आगे तक क्या रखें, जारी रखें। ये क्या है, एक बहुत होनहार अच्छी क्या है स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, देखो उसके बाद इन्होंने विषम परिस्थितियों में संस्कृत से MA की डिग्री ली और फिर BEd की शिक्षा भी हासिल की थी। किसने? बछेंद्री पाल ने। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया था। देखो लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव से एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव किसे दिलाया? बछेंद्री पाल को दिलाया था, उन्होंने हासिल किया था, ठीक है। पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था। बछेंद्री को पहाड़ चढ़ने का चाव बचपन से था। इन्हें ना पहाड़ चढ़ने का चाव मतलब होता है कि शौक बोल सकते हैं हम, ठीक है। चाव बचपन से था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था। बड़ा भाई क्या था? बछेंद्री पाल को पहाड़ चढ़ने से रोकता था और जो बछेंद्री पाल से 6 साल छोटा भाई था उसे पहाड़ चढ़ने के लिए उकसाता था, ठीक है। 3 थे ये, ठीक है। बड़ा भाई क्या बोलता था बछेंद्री से कि तुम पहाड़ नहीं चढ़ोगी, और इनसे बछेंद्री पाल से जो छोटा भाई था उनसे बोलता था कि तुम पहाड़ चढ़ो, ठीक है। ऐसा क्या इन्हें इनका बड़ा भाई उकसाता था।
तब बछेंद्री को बहुत बुरा लगता था। बछेंद्री को क्या लगता था? बहुत बुरा लगता था। अगर बड़ा भाई डांट दे, ना तुम इस काम को नहीं करोगी, ठीक है, ये करेगा, तो बछेंद्री को इस बात पे क्या लगता था? बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम भाई कर सकता है वह उसकी बहन भी कर सकती है। और बस बछेंद्री पाल क्या सोचती थी कि मेरा भाई ये क्यों नहीं सोचता, जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? ठीक है, प्रश्नवाचक लगा दो कि क्यों समझते हैं लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक। देखो, लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं, ऐसा नहीं कि लड़कियां पीछे हैं। देखो, भारत की पहली भारतीय महिला है पर्वत चढ़ने वाली, बछेंद्री पाल, ठीक है। वही क्या बोल रही है कि लोग लड़कियों को इतना कोमल और नाजुक क्यों समझती है। बहरहाल पहाड़ों पर चलने की उनकी इच्छा बचपन से ही पूरी होती रही, लेकिन पहाड़ों पर चलने की उनकी इच्छा क्या बचपन से पूरी होती रही, क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे वाले तराई क्षेत्र में बसाता था। देखो, बचपन से पहाड़ चढ़ने की इनकी शौक क्या हुई, पूरी हुई, जिसका कारण क्या था, इनका परिवार साल के कुछ महीने तराई क्षेत्र में बिताता था और साल के कुछ महीने ऊंचाई वाले क्षेत्र में बिताता था। जिस मौसम में नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उस महीने में स्कूल जाने के लिए बछेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। देखो, जिस मौसम में बछेंद्री का परिवार तराई वाले क्षेत्र में आ जाता था, उस समय इन्हें स्कूल जाने के लिए क्या 5-6 मील की पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ती थी, जिसके कारण इनका पहाड़ चढ़ने का क्या हुआ, शौक चाव पूरी होती रही। और ये इनका क्या किया, इन पे और भी अधिक क्या चाव जागृत होने लगी। इधर बछेंद्री पाल की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंट फाउंडेशन एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की गई। देखो, बछेंद्री पाल की पढ़ाई के तुरंत बाद, ठीक है, क्या हुआ, इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बछेंद्री पाल इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बछेंद्री पाल 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। देखो, जब इनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था तो ये कौन सी चोटी पर चढ़ी थी, मान चोटी पर चढ़ी थी। 7,500 मीटर की ऊंचाई मान चोटी पर चढ़ी और इन्होंने सफलता हासिल की। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया था। देखो, कई महीने के बाद, वो कई सालों के बाद वो दिन आ गया जिसका बछेंद्री पाल को बेसब्री से इंतजार था। वो दिन आ गया जब इन्हें क्या एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया गया। आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट है, बछेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। देखो, बछेंद्री पाल ने अपनी एवरेस्ट विजय की अपनी संपूर्ण जो रोमांचकारी उनकी क्या थी कहानी है, उनकी स्टोरी है, उनकी जो यात्रा के दौरान कठिनाइयाँ आई, जो उन्होंने परिस्थितियों का सामना किया, किन हालातों में वो एवरेस्ट चढ़ी और कहाँ कौन कौन सी कठिनाइयों से इन्हें लड़ना पड़ा, उनका इन्होंने क्या किया, संपूर्ण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। कलमबद्ध इन्होंने स्वयं मतलब लिखा है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण से लिया गया है। यह लोमहर्क वर्ष अंश बछेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर पर पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ा गया। तो अब हमारी बछेंद्री पाल की जो शिखर यात्रा है उसकी स्टोरी प्रारंभ होगी। ध्यान से सुनना, बहुत ही रोमांचकारी स्टोरी है कि कहाँ से इन्होंने प्रारंभ किया था, कहाँ कहाँ इन्होंने कैंप लगाया, कहाँ इनका बेस कैंप था, किन परिस्थितियों में इन्होंने एवरेस्ट यात्रा की। तो पाठ का नाम ही क्या है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। किसकी, बछेंद्री पाल जी की, जिन्होंने स्वयं इसे कलमबद्ध किया है। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज में चल दिया। ठीक है, कब चल दिया गया इनका दल, 7 मार्च दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज के लिए चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था। इससे पहले एक मजबूत अग्रिम दल पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पर पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके।
जिससे क्या कि इनका जो बेस कैंप था जहां ये ठहरे थे, जहां से इनकी चढ़ाई स्टार्ट होनी थी, प्रारंभ होनी थी, उससे पहले जो दुर्गम हिमपात था उसके रास्ते को क्या कर सके, साफ कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है नमचे बाजार शेरपालैंड एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। क्या कह रहा है कि नमचे बाजार शेरपालैंड एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा इसी के आसपास के गांव से होते हुए यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा था। क्या बोल रही है बच्ची दीपा, यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में क्या सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है, जो नेपालियों में क्या सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। देखो नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और यह नमचे बाजार ही था जहां से बछेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा था। मुझे यह नाम अच्छा लगा। कौन सा नाम, सागरमाथा का नाम इन्हें अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम देखा जो बहुत पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इसके भी अधिक का गति से हवा चलने के कारण बनता था। क्या बताया गया, उन्होंने क्या देखा, देखो एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल जिसे प्लूम बोलते हैं, ठीक है, देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है। तेज हवा से क्या होता है, पर्वत पर जो सूखा बर्फ होता है वो उड़ता रहता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर तूफानों को झेलना पड़ता था। विशेषकर खराब मौसम में यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। क्या बोल रही हैं, जो खराब मौसम था, ठीक है, क्या करता था, तूफान को झेलना पड़ता था। खराब मौसम में क्या करता था, तूफान को झेलना पड़ता था। विशेषकर खराब मौसम में यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। और खराब मौसम में क्या बोल रही है बछेंद्री पाल, मुझे डराने के लिए यह काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित हुई। फिर भी क्या बोल रही है, इन चीज़ों को देखते हुए सुनकर मैं डरी नहीं, एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से क्या हुई, आकर्षित हुई और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। और जो एवरेस्ट की क्या है, कठिनतम चुनौतियां हैं, उनकी सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे तो हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुख समाचार मिला। क्या बोल रहा है, बोल रही है हमारी बछेंद्री पाल कि जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते में बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से लोहुस्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान क्या हुई, नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। देखो ऐसे डराने वाली बातें उनके सामने आ रही थी, ठीक है, कि कुछ शेरपाओं की मृत्यु हो गई बर्फ के खिसकने से और कुछ घायल हो गए। फिर भी इसे देखे क्या बछेंद्री पाल पीछे नहीं हटी। वो क्या नहीं हुई, एवरेस्ट के प्रति उनका क्या विचित्र आकर्षण बना रहा और अपनी चढ़ाई उन्होंने क्या की, प्रारंभ की। ठीक है, इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और कभी कभी मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी पड़ती है। देखो इनका जो कर्नल था, इनका नेता था, उसका नाम क्या है, खुल्लर है, ठीक है, कर्नल खुल्लर है। उन्होंने स्पष्ट किया अपने दल को एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरे की ओर चढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना पड़ता है। मृत्यु को भी क्या, सहज भाव से हंसते हंसते स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, वही नेक्स्ट बोल रहा है, उपनेता कौन था, प्रेमचंद्र था, ठीक है, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल
ने कैंप पर 6000 मीटर से हिमपात को ठीक ऊपर है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, उनके दल के कैंप एक 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक एक रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झाड़ियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर, बर्फ की नदियां और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात के अनियंत्रित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। बेस कैंप में पहुंचने से पहले ही हमें एक और मृत्यु की खबर मिल गई। देखो, बेस कैंप में पहुंचने में से पहले ही हमें क्या मिल गई, एक और मृत्यु की खबर मिल गई। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से यह क्या था, बताओ, आशाजनक स्थिति में नहीं चल रही थी। देखो, एक मृत्यु तो पहले हो गई थी, ठीक है, फिर उसके तुरंत बाद दूसरी मृत्यु हो गई। यह क्या नहीं था, निश्चित रूप से आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहा था। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन में मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की हो गई, कर खड़ी हो गई और एवरेस्ट लोहसे और नुस्खे की ऊंचाइयों से घिरी बर्फी टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। क्या बोल रही है कि मैंने एवरेस्ट को 2 बार देख लिया था बेस कैंप से, ठीक है, और मैं क्या हो गई, बोल रही है, एवरेस्ट की अन्य पर्वत श्रेणियों को देख के क्या हो गई, भौचक्की हो गई। आगे बढ़ते हैं। हिमपात अपने आप में एक तरफ से बर्फ के खंभों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात क्या था, एक रूप से अपने आप में क्या था, बर्फ के खंभों का अव्यवस्थित रूप से क्या था, गिरना था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ की हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायतः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है। फिर क्या होता है, धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो देखो, ऐसी विषम परिस्थितियां थी, ऐसी अनुकूल जलवायु तो नहीं थी, ठीक है, अनुकूल ऐसी जलवायु परिस्थिति, हिम का गिरना, पिघलना, ग्लेशियरों का गिरना और बर्फ के बड़े बड़े गोलों का उड़ना, इन चीज़ों से क्या थी, इतना ही काफ़ी था उन्हें डराने के लिए, ठीक है। तो यही सब लिखती हैं बछेंद्री पाल अपनी स्टोरी में। आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए थे। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें क्या कहा, एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों की रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों से बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। ठीक है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या बोला, हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों, ठीक है, किससे, अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों से रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल में अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में क्या दी गई, विस्तृत जानकारी दी गई। तीसरे दिन हिमपात से कैंप तक एक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था ऋतु गोम्बू, ठीक है, देखो जो जो व्यक्ति थे उन सभी का नाम आ रहा है, तथा मैं साथ चढ़ रहे थे। देखो, एक तो बछेंद्री पाल होगी और इनके साथ क्या थी, वो खुद लिखती है ऋतु गोम्बू और मैं साथ चढ़ रही थी, साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था, एक क्या था, वॉकी टॉकी, जो बात करने वाला होता है, वॉकी टॉकी फ़ोन जैसा छोटा छोटा होता है, कुछ किलोमीटर की दायरे में उससे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। हर कदम की जानकारी कहाँ दे रहे थे, बछेंद्री पाल और ऋतु गोम्बू हर कदम की जानकारी बेस कैंप तक पहुँचा रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुँचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप एक पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। देखो, कर्नल क्या, खुल्लर बहुत खुश हुए जब हम क्या पहुंचे, कैंप 1 में पहुंचे, ठीक है, केवल हम 2 महिलाएं थी जो कैंप 1 में पहुंच गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है
बोल रहा है कि अंगदोर्जी हो गया, लोबसांग और गगन बिस्ता अनंत साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप चाल लगाया। देखो कौन कौन, अंगदोर्जी हो गया, लोबसोंग हो गया, ठीक है, और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए। कहाँ पे? साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर चढ़ाई की उन्होंने, ठीक है, और कैंप 4 लगाया, कैंप 4 को लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। यह क्या थी? संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में बेस कैंप में थी तेजनिंग, ठीक है, अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आई थी। क्या आई थी? जब मैं बोल रही कि बेस कैंप में थी तो तेजनिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री के साथ आई थी। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। क्या बोला बछेंद्री पाल ने? मैं बिल्कुल ही क्या हूँ? नौसिखिया हूँ, ठीक है। वहीं और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेजनिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। क्या बोल दिया? देखो, उन्होंने, तेजनिंग ने हंसते हुए बछेंद्री पाल के कंधे में हाथ रखा और क्या बोला? तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तेजनिंग ने क्या बोला? तुम एक पक्की लड़की लगती हो पहाड़ चढ़ने वाली और तुम्हें शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहुसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन लाइलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। क्या बोल रही है? 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहुसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन लाइलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी, ठीक है। सुंदर सा बना हुआ इनका क्या था? एक कैंप बना था, कैंप 3 उसका नाम था। रंगीन लाइलॉन से उसकी बनावट की गई थी। 15-16 मई को मैं वहां पर थी, बोल दिया। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोबसांग हो गया, तसारिंग मेरे तंबू में थे। लोबसांग और तसारिंग क्या थे? मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबू में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। रात में 12:30, ठीक है, 12:30 बजे लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी ने एक सख्त चीज से टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। रात 12-12:30 बजे थे और क्या था कि मेरे सर पर किसी चीज से लग गई, बोल रही है, ठीक है, मेरे सर के पिछले हिस्से में किसी चीज से लग गई और अचानक मेरी नींद क्या हो गई? खुल गई। और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल गई। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। तब मुझे महसूस हुआ कि कोई बड़ी सी चीज़ क्या बोल रही है, मेरे शरीर से मुझे कुचलती हुई चल गई और मुझे सांस लेने में भी क्या हो रही थी? कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहुसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमखंड, बर्फ के टुकड़े तथा अन्य जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति से भी भीषण गर्जना के साथ सीधा ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। देखो, एक बड़ा सा बर्फ का गोला तेजी से एक रेलगाड़ी से भी तेज गति से आया जिसने हमारे कैंप को क्या कर दिया गया? तहस नहस कर दिया और हर व्यक्ति को चोट लगी। और यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। ये स्वयं कौन लिखती हैं? बछेंद्री पाल अपनी लिख रही हैं, कलमबद्ध कर रही हैं। लोबसांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए थे। थोड़ी सी देर बाद का सीधा अर्थ था मृत्यु, ठीक है। थोड़ी देर और होना मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ से
क्या किए, कड़े जमे बर्फ के खुदाई की और मुझे उस बर्फ के कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गया। बछेंद्री पाल फंस गई थी बर्फ के पिंडों के बीच में, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्हें क्या किया, लोबसांग ने क्या किया, बड़ी कोशिशों के बाद क्या किया, उस बर्फ के कब्र से निकालने में वो सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे हम प्रायतः सभी कैंप 2 में पहुंच गए थे। 16 मई को कितने, 16 मई को 8 बजे हम प्रायतः सभी कैंप में पहुंच गए थे, जिसे शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी। शेरपा की टांग की क्या टूट गई थी, हड्डी टूट गई थी। उसे एक खुद के बनाए स्ट्रक्चर पर लिटाकर नीचे लाया गया। उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया खुद का और शेरपा को नीचे लाया गया। हमारा नेता खुल्लन के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। कर्नल की नज़रों में शब्दों में क्या था, इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त क्या था, साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। देखो, कर्नल खुल्लर ने इस घटना के बाद बछेंद्री पाल से सवाल किया, ठीक है। क्या बोले कि क्या तुम भयभीत थी? तो बछेंद्री पाल का आंसर रहा, जी हाँ, मैं भयभीत थी। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? दूसरा प्रश्न कर्नल खुल्लर ने बछेंद्री पाल से किया, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? बछेंद्री पाल ने बोला, नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के क्या किया, नहीं का उत्तर दिया। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन ही अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा तो जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन ही उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे, ठीक है। मैं चिंतित थी, बोल रही है मीनू, और कौन, दूसरा कौन था, 2 लोग और पीछे से आ रहे थे। एक तो मीनू थी, दूसरी कौन थी, जय थे। ये पीछे से आ रहे थे धीरे धीरे क्योंकि उनके पास बोझ का सामान था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही कैंप के क्षेत्र में बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जनेवाल इस पर से चोटी से ऊपर नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से ही भी मिलना था, मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई। की बछेंद्री पाल को देखे क्या हो गई, हक्का बक्का हो गई। बछेंद्री, इतनी बड़ी जोखिम क्यों ले रही हो, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। और ठीक है, और को हंसा को उससे पेय पदार्थ की को क्या दिया, उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। लेकिन प्यास तो बुझा दी थी की। देखो, इतनी साहसिक महिला है बछेंद्री पाल, सबकी मदद करने से, ठीक है। सबसे पहले अपने कैंप में पहुंच गई थी और सबकी मदद करने के लिए वापस नीचे गई और की तक पहुंच गई, ठीक है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। क्या बोल रहा है, अंगदूरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। 4:30 बजे में क्या बोल रही है, मैंने थोड़ा सा क्या किया, बर्फ का टुकड़ा लिया, चाय बनाई, बिस्किट खाया और थोड़ा चॉकलेट लिया, बोल रही है, ठीक है। इसका नाश्ता लिया और लगभग 5:30 बजे मैं तंबू से निकल गई। बाहर कोई और नहीं था, एक था अंगदूरजी था और आसपास कोई खड़ा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अंगदूरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था।
इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगा। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाने और वापस आने में बहुत कठिन और क्या था, श्रमसाध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। मुझे भी अंगदोर्जी पर विश्वास था कि और साथ साथ ही आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। 2 हो गए, एक बछेंद्रीपाल, एक अंगदोर्जी। ठीक है, सुबह 6:30 नहीं 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर से काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने की कोई कठिनाई नहीं हुई थी। ठीक है, अंगदोर्जी क्या एक निश्चित, मुझे भी कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की एक सीधी ढलाऊ चट्टानों की सख्त और भुरभुरी थी, मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सकें। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर पर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या तुम थक गई हो। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो गए, आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल में शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। अंगदोर्जी ने बोला अगर हम इसी गति से चलते रहे तो शिखर की क्या दोपहर तक शिखर की चोटी पर हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े जबकि लाहाटू एक साथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाहाटू ने ध्यान दिया कि इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक है 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चल रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई मैंने महसूस किया कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। ठीक है, जैसे मेरे रेगुलेटर पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई, तेज से ऑक्सीजन आने लगा तो उन्हें कठिन चढ़ाई थी वो भी क्या लगने लगी, आसान लगने लगी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। ठीक है, अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीचे चला गया। मेरी सांस मानो रुक गई। देखो, मेरी सांस मानो रुक गई। मुझे विचार कौन था कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। आखिर आ गया वो दिन जब बछेंद्रीपाल को क्या था, बेसब्री से इंतजार था। भारत अपना एक हीरे को पाने वाला था, अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली थी बछेंद्रीपाल। वो दिन आ गया तो बछेंद्रीपाल क्या लिखती हैं, देखो मेरी सांसें मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौन था कि सफलता बहुत नज़दीक थी। मेरी सांसें मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौन था, सफलता मेरी क्या थी, बहुत ही नज़दीक थी। आखिर 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे
सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप में सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। क्या बोल रही है? बर्फ को अपने माथे से लगाया, सागर माथे का ताज का चुंबन किया। ठीक है। तो जब वो पहुंची माउंट एवरेस्ट पे, तो उसके ऊपरी शिखर पे जहाँ उन्होंने अपना क्या था, अपना एक इतिहास रचना था, तो उसमें इतनी जगह नहीं थी। उनने जगह बनाई और घुटनों के बल बैठी और मैंने सागर माथे के ताज को चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैली से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए, लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता ध्यान आए। देखो, हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र भी ले गई थी बछेंद्री पाल अपने साथ, और इन्होंने उस फतह पे क्या किया था, उस फतेह पे क्या की, छोटी सी पूजा अर्चना की। ठीक है। माँ दुर्गा और हनुमान चालीसा पढ़ा इन्होंने, उसके बाद उसे बर्फ में दबा दिया। और ये इतना आनंदित क्षण था कि मुझे अपने माता पिता भी इसमें क्या आए, याद आए। जैसे ही मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जु नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। मैं अपने जो उनका क्या था, रज्जु नेता अंगदौर जी था, आदर भाव के साथ झुकी। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अंगदौर जी ने क्या, बछेंद्री पाल के कानों में फुसफुसाए, दीदी तुमने बहुत ही अच्छी क्या की, चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर भी पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद कौन पहुँचे? सोनम पुलजर भी पहुँच गए। उन्होंने फ़ोटो लेने क्या कर दिए, शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी। लाटू ने क्या कर दिया, एवरेस्ट पर होने की इन चारों की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया था। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार में एकदम भिन्न होगा। देखो क्या बोल दिया, तुम्हारे माता पिता को मैं बधाई देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए क्या बोले, तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। वो बोले कि देश को तुम पर क्या है, गर्व है, अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से भिन्न एकदम अलग होगा। तो ये था हमारी क्या, मेरी शिखर यात्रा। किसके शिखर यात्रा? बछेंद्री पाल की शिखर यात्रा। जितने भी महत्वपूर्ण बछेंद्री पाल से बनने वाला था, आपको व्याख्यात्मक रूप में इनका जीवन परिचय और इनकी शिखर यात्रा के बारे में बताया। बछेंद्री पाल की पर्वत की शिखर एवरेस्ट सागरमाथा पे कब पहुंची थी? 23 मई 1984 को दिन के दोपहर 1:07 पर पहुंची थी। ठीक है। 23 मई 1984 1:07 में इन्होंने सागरमाथा को चूमा था। सागरमाथा के बर्फ की पिंडियों को चूमते हुए ये बहुत ही प्रसन्न हुई। नमन है ऐसे भारतीय महिला को जिन्होंने प्रथम प्रयास में एवरेस्ट फतेह किया। भारतीय प्रथम एवरेस्ट फतेह करने वाली भारतीय महिला बछेंद्री पाल को क्या है, सत सत नमन है, जो क्या, जिन्होंने इतिहास के लाल पन्नों में लाल स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम रखा और इनकी क्या, इन्होंने स्वयं कलमबद्ध की है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसके बारे में संपूर्ण व्याख्यान मैंने आपको दे दिया, इनके जन्म से लेकर इनके शिखर यात्रा तक। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो, जो आपको क्या, बेस से लेकर सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सभी को क्या मिले, हेल्प मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आए, क्योंकि हम इससे भी बेटर आपके लिए क्या लाएंगे, कॉन्सेप्ट लाएंगे, मैटर लाएंगे। आज हमने पढ़ा बछेंद्री पाल, नेक्स्ट हम किसी दूसरे राइटर को लेंगे जिनके जीवनी के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे।